2 दिन तक तबीयत ने खूब परेशान किया, लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं और लौटकर वापस आ चुका हूं आप सभी के बीच। इसलिए दोस्तों कर दो जंग ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों, समय है पंख बनकर फैलने का। ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी तैयारी करने वाले दिग्गज खिलाड़ी हैं वो जाग जाइए दोस्तों, एग्जाम में तबाही मचाने का वक्त बहुत ही करीब है। बस उसी के एक उद्देश्य से दोस्तों, जो 25 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड का पेपर यूपीपीसीएल के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसका सॉल्यूशन दोस्तों बेस्ट कंटेंट के साथ आप सभी के बीच देने के लिए हाजिर हो चुका हूं। एक बात और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी कि जितने भी यूपीपीसीएल में तैयारी कर रहे खिलाड़ी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि 2014, 15, 16, 18 और 20 में जब जब भी यूपीपीसीएल ने दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराया, उस एग्जाम का टोटल कट ऑफ का एनालाइज दोस्तों मैं आप तक पहुंचाया हूं। इस सेशन को आप जरूर देखिएगा, मुझे यकीन है ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगी। और इस क्लास के बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा और ई नोट्स अपने नाम करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने खड़ी है और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइफ में ना अभी बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों। आपको शादी भी करना है फैराडे के नियम के द्वारा, और आपको दोस्तों अपने घरवाली का ना ख्वाहिश भी जानना है एम्पियर के नियम द्वारा, है ना। तो बहुत सारे काम बाकी हैं, बस आपको दोस्तों तैयारी पे थोड़ा सा फोकस दीजिए, फिर सारी ख्वाहिशें भी अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा, है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से वायरिंग में प्रयोग किया जाने वाला कंड्यूट का प्रकार नहीं है। ऐसा कौन सा कंड्यूट है दोस्तों जो वायरिंग में प्रयोग नहीं किया जाता? वो सीसा कंड्यूट है दोस्तों। इस प्रकार की ना किसी भी प्रकार की दोस्तों वायरिंग कंड्यूट वायरिंग नहीं होती है। देखिए जो वायरिंग होता है दोस्तों, वायरिंग के कुछ घटक होते हैं, है ना। वायरिंग जो होती है, वायरिंग के दोस्तों कुछ घटक होते हैं। वो कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए एक होता है दोस्तों SLD, है ना, फिर होता है आपका GA, एक होता है BOM, है ना, और फिर होती है आपका स्कीम डायग्राम। फिर क्या होती है? स्कीम डायग्राम। ये क्या चीज़ है दोस्तों, और आपके लिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है या फिर नहीं? तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, ये जानना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। SLD का मतलब होता है दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम, इसका मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। और GA का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट, है ना, जनरल अरेंजमेंट। और BOM का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल। और स्कीम डायग्राम का मतलब होता है दोस्तों, देखिए स्कीम डायग्राम, इसमें क्या क्या होता है? SLD में क्या होता है? SLD में आपको दोस्तों कंट्रोल वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में? कंट्रोल और पावर वायरिंग के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी दोस्तों? आपको SLD में मिलेगी, है ना। ये दोस्तों ड्राइंग की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात की जा रही है दोस्तों? ड्राइंग की बात की जा रही है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई काम करते हैं दोस्तों, आपके पास अगर ड्राइंग है ना दोस्तों, बड़ा आसान हो जाता है वो काम करना। तो ड्राइंग का एक पार्ट है SLD, सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं, और कंट्रोल और पावर वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। GA जनरल अरेंजमेंट दोस्तों, एक छोटा सा कमरा है, वहां पर आपको वायरिंग करना है, कौन सी चीज कहां पर लगाना है दोस्तों, ये यानी कि कौन सी चीज कहां पर व्यवस्थित अरेंज करना है, इसको दोस्तों कौन इंफॉर्मेशन देगा? GA इंफॉर्मेशन देगी। इसी के साथ में देखिए BOM, जब भी दोस्तों आप वायरिंग को पढ़ते हैं ना, तो आपको एक सलाह और ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी जो वायरिंग है दोस्तों ये सस्ती होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। वो बिल ऑफ मटेरियल में आपको दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्कीम डायग्राम में आपको क्या मिलता है? एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक स्विच है ना, मान लीजिए ये एक स्विच है। इस स्विच में ना दोस्तों, इस स्विच में 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे। देखिए यहाँ पर 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा। अब जो हमें फेज वायर कनेक्ट करना है दोस्तों, इस नीचे वाले कॉन्टेक्ट से फेज वायर को कनेक्ट करना है या ऊपर वाले से। अब आप कहेंगे कि चाहे ऊपर कनेक्ट कर दो या नीचे कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक कटआउट की तरह काम करता है ना, यानी कि सर्किट को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दो या ऊपर वाले पॉइंट पे। इसकी राइट इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेगी दोस्तों? स्कीम डायग्राम में मिलेगी, है ना। किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग करना है, फेज वायर को कहां से लूपिंग देना है, न्यूट्रल वाले को डायरेक्ट ले जाना है वायरिंग में या लूप करके ले जाना है, किस पॉइंट से लूप करके ले जाना है, ये सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों कौन देगा? स्कीम डायग्राम देगी। इसलिए दोस्तों इसको वायरिंग का एक घटक माना जाता है जो है आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी होती है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखिए 122, है ना। क्वेश्चन क्या है कि जब दोहरा फेज सप्लाई को दो फेज स्थिरक वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है ना। कैसे दोस्तों राइट आंसर को चूज करना है? तो देखिए इलेक्ट्रिक वाला जो है दोस्तों इसको आप डिलीट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक वाले को आप क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। 50% जो इस क्वेश्चन का कंपटीशन था ना वो अपने आप डाउन चली गई। स्टैटिक मैग्नेटिक फ्लक्स या डायनामिक मैग्नेटिक फ्लक्स? तो दोस्तों डायनामिक मैग्नेटिक फ्लक्स इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए जो सिंगल फेज यानी कि एक फेज का दोस्तों प्रभाव जनरेट करने के लिए, है ना, एक फेज का प्रभाव जनरेट करने के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं? हम दोस्तों कभी लगा देते हैं कैपेसिटर, हम कभी क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं, कभी लगा देते हैं इंडक्टर, है ना, और कभी लगा देते हैं प्रतिरोध, तो कभी लगा देते हैं शेडिंग रिंग, है ना, कभी क्या लगा देते हैं? शेडिंग रिंग। तो देखिए हम जो शेडिंग रिंग लगा रहे हैं, हम जो प्रतिरोध इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये किस लिए लगा रहे हैं दोस्तों? ताकि जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों मिले ना वो डायनामिक प्रकार की मैग्नेटिक फ्लक्स मिले, है ना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिक मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दोस्तों उसको हम फाई से लिखते हैं और फाई बराबर होता है EA इंटू कॉस फाई। और देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोस्तों वो होता है आपका फाई बी बराबर BA इंटू कॉस फाई। तो आपको कैसे पहचानना है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कौन है? तो सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला को देख लीजिए, आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर वाली, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए नीचे वाली फॉर्मूला हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर की। स्प्लिट फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग की प्रकृति कैसी होती है? बड़ा नॉर्मल आंसर इसका होगा दोस्तों, निम्न इंडक्टेंस या उच्च प्रतिरोध। देखिए इसमें जो कॉइल हम यूज करते हैं ना दोस्तों, इसमें जो कॉइल हमारी यूज होती है, इस कॉइल का जो R होता है ना अधिक होती है और इसमें जो L होता है वो कम होती है। हमें ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है उसको सुनिएगा। अगर R अधिक है दोस्तों तो हमें क्या मिलता है? TS अधिक मिलती है। TS क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क। और इससे क्या होता है दोस्तों? स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होगी तो दोस्तों मोटर की एफिशिएंसी अधिक होगी। लेकिन कैसा एफिशिएंसी दोस्तों? यहाँ पर मैं अगर S लगा दूं तो स्टार्टिंग एफिशिएंसी आपको समझ जाना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है, स्टार्टिंग दक्षता बढ़ जाती है। और L कम होने से क्या हो जाता है? L कम होने से दोस्तों स्पार्किंग, जिसको आप क्या कहते हैं कम्यूटेशन, वो भी दोस्तों घट जाती है। यानी कि चारों तरफ दोस्तों फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होगा। वो डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? इसकी ना ओवरऑल दक्षता, है ना, कौन सी दक्षता? आउटपुट दक्षता जो है ना दोस्तों वो बहुत कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें जो कॉपर हानि है दोस्तों वो बहुत अधिक हो जाती है। कॉपर हानि कैसे अधिक होगी? अगर आपने R को बढ़ा दिया ना भाई साहब, तो R बढ़ाने से ना हीट जनरेट अधिक होगा। और हीट जनरेट कहाँ होगी? कॉइल में होगी। और कॉइल दोस्तों हीट अगर कॉइल में जनरेट हो गया ना तो कॉपर लॉस अधिक होगी, जिससे इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ओवरऑल दक्षता कम होती है, लेकिन स्टार्टिंग जो दक्षता है दोस्तों वो अधिक होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई कि प्रतिरोध को भी दोस्तों लगा करके हम मोटर में सिंगल फेज का यानी कि एक और फेज का प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस मोटर में वही प्रोसेस होता है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप रह नहीं पाएंगे अगर आप इस पूरे सेशन को देखते हैं। ये दोस्तों मेरा आपसे ना एक दोस्तों वादा है, अगर आप इस पूरे क्लास को देखते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दिल से इस क्लास को, इस सेशन को शेयर भी करेंगे, है ना। बस आपको देखते रहना है।
किसी आर्मेचर वाइंडिंग पर सिंगल कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए पिचों की संख्या को हम क्या कहते हैं। आ गया ना दोस्तों, जिस चीज का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ना आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं। फ्रंट पिच क्या है, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच और परिणामी पिच क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और आप भी समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ये देखिए वाइंडिंग में बना रहा हूं और एक एक चीजें दोस्तों क्लियरिफिकेशन दूंगा आपको कि कैसे कैसे ये होता है। बिल्कुल आपको देखते रहना है बस, और देख करके दोस्तों आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। अब बैक पिच किसको कहते हैं और फ्रंट पिच किसको कहते हैं दोस्तों, आज के बाद ना कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा इसके बारे में। तो देखिएगा ये जो हम ये कम्यूटेटर, ये दोस्तों कम्यूटेटर का सेगमेंट है, इसको हम YC के नाम से देते हैं, कम्यूटेटर का खंड है। इसमें देखिएगा अब आप करेक्ट, और ये हो गया आपका कंप्लीट। ये देखिएगा दोस्तों, मुझे यकीन है बहुत ही आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसमें फ्रंट पिच और बैक पिच किसको कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं बैक पिच, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम कहते हैं फ्रंट पिच YF। और यहाँ से लेकर के दोस्तों पूरा यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसको कहा जाता है परिणाम, रिजल्टेंट पिच, है ना, YR। और इसको हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं, इसको कम्यूटेटर पिच में नाम दे देता हूं। अगर दोस्तों मैं इसकी स्लॉटिंग यहीं से कर दूं तो आपको और समझ में आएगी अच्छे से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर पिच, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट पिच कहाँ से कहाँ तक कहते हैं, बैक पिच कहाँ से कहाँ तक, कम्यूटेटर पिच और रिजल्टेंट पिच यानी कि परिणामी पिच कहाँ से कहाँ तक की वाइंडिंग को कहते हैं। दोस्तों जब इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएंगी ना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना होगा, बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर कर सकते हैं। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, आपको देख के ना डर भी लग सकता है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल मक्खन की तरह कैसे वो क्लियर होता है। जो डर का भूत है ना दोस्तों, वो किस प्रकार से भागता है, बस आप देखते रहिएगा। कुंडली आर्म की संख्या कुंडली की संख्या के कितनी गुनी होती है दोस्तों, 2 गुनी होती है। ऐसा क्वेश्चन ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिएगा ये वाइंडिंग है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार की ये वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग में ना किस भाग को कौन सा नाम देते हैं वो आपको देखना। S1 है और ये S2 है। इसको ना दोस्तों ये वाली जो पॉइंट है इसको हम इनएक्टिव साइड कहते हैं, इसको हम इनएक्टिव साइड कहते हैं, और इसको भी दोस्तों हम इनएक्टिव साइड कहते हैं ना, इनएक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड कौन सा कहलाएगा, ये वाली पोर्शन दोस्तों एक्टिव साइड कहलाएगी, है ना, एक्टिव साइड। तो देखिए एक्टिव साइड की संख्या कितनी है, ये वाली पोर्शन आपकी एक्टिव साइड है, ये है 1, और ये वाली संख्या क्या, ये वाली साइड भी आपकी एक्टिव साइड है 2। यानी कि जो EMF उत्पन्न होगा ना दोस्तों, इन दोनों में EMF उत्पन्न होगा, इनमें EMF उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये स्लॉट के अंदर है। क्या है, वो स्लॉट के अंदर है। तो ये इसको हम कॉइल लीड्स कहते हैं, इसको हम कॉइल लीड्स कहते हैं। तो देखिए, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम कॉइल स्पैन कहते हैं, कॉइल स्पैन, है ना, कॉइल स्पैन कहा जाता है। तो हर एक पॉइंट के बारे में आपने देख लिया, कॉइल स्पैन, एक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड और कॉइल लीड्स किसको कहते हैं, ये भी दोस्तों आपने देख लिया। वाइंडिंग से संबंधित दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हल्के में आपको नहीं लेना है। समांतर और सीरीज वाइंडिंग, पंक्ति अंतराल तथा अग्र अंतराल की संख्या कितनी होती है। कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, समांतर से मतलब किससे है दोस्तों, लैप वाइंडिंग से है, किससे है, लैप वाइंडिंग से, और सीरीज का मतलब दोस्तों वेव वाइंडिंग से है ना।
तो लैप और वेव वाइंडिंग में दोस्तों जो पंक्ति अंतराल और अग्र अंतराल यानी कि बैक और फ्रंट पिच है दोस्तों, इसमें संख्या पूछा गया है तो वो विषम होनी चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? हमेशा विषम। यही एक समानता है, बाकी दोस्तों लैप और वेव वाइंडिंग में कोई समानता नहीं होती है। यही एक समानता है दोनों वाइंडिंग में कि ये विषम होता है। एक चीज और लिखिएगा दोस्तों, जो आपका लैप वाइंडिंग है ना, ये कहां पर की जाती है? एक ऐसा डीसी मोटर जिसमें दोस्तों आर्मेचर जो वाइंडिंग होता है ना, उसमें करंट का मान 400 एम्पियर से अधिक हो और इसमें जो रेटिंग होती है मोटर की रेटिंग, कौन सी रेटिंग? मोटर की जो रेटिंग होती है वो 500 किलो वाट से अधिक हो। वहीं पर दोस्तों हम क्या करते हैं? इस लैप वाइंडिंग को लगाते हैं। वेव वाइंडिंग कहां पर लगाई जाती है? जिस मोटर की दोस्तों जो रेटिंग होती है ना, वो 50 किलो वाट तक हो। कितना हो? केवल दोस्तों 50 किलो वाट तक हो, वहीं पर हम वेव वाइंडिंग को लपेटते हैं। इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बाकी सारी बातें दोस्तों आपको पता है। अगर आप मेरा क्लास देखते होंगे ना दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को इतना डीपली मैं बता चुका हूं। सार्वत्रिक मोटर जब एसी आपूर्ति से संचालित होती है तो उसके आर्मेचर में उत्पन्न रिएक्टिव वोल्टेज को समाप्त करने के लिए किस कुंडली का प्रयोग किया जाता है ना? हम प्रतिपूरक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसको हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना? कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसका दूसरा नाम है। डिस्क वाइंडिंग का प्रयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, लो वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज जैसे कि 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज रेटिंग के लिए दोस्तों हम इस वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल स्तर वाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों कहां पर किया जाता है? 3 फेज की जो इंडक्शन मशीन होती है ना, इंडक्शन दोस्तों मशीन होती है, वहीं पर करते हैं। किस उद्देश्य से किया जाता है? वो दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि टीएस का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डबल लेयर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस ओवर वाइंडिंग कहां पर लगाई जाती है? ये एक नया मटेरियल है, सुनिएगा। इसका प्रयोग दोस्तों छोटे ट्रांसफार्मर में किया जाता है। किस पर? छोटे ट्रांसफार्मर में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इस वाइंडिंग में दोस्तों एक गजब का काम होता है कि जो हाई वोल्टेज और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है ना, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में ना हम जो इंसुलेटर प्रयोग करते हैं ना, वो क्या होता है? वो कागज का बना होता है। किसका? वो कागज की बनी होती है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रतिपूरक वाइंडिंग। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना दोस्तों, वो आप सभी के बीच आ चुकी है। और देखिएगा, जो आपको लगता है ना कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कितना इजी होने वाले हैं, इसको आप दोस्तों अभी तुरंत आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रवर्धक में उत्सर्जक उपमार्गी कैपेसिटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, आपको बहुत डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन किस प्रकार से चीजों को दोस्तों आपको समझना है कि ये आसान हो सके। मैं भी अपनी कोशिश करूंगा कि चीजें आसान हो सके। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं चाहता ना दोस्तों 1 सेकंड के अंदर इसका करेक्ट आंसर करता और निकल लेता, है ना, प्रवर्धित एसी सिग्नल को निम्न प्रतिघाती पथ प्रदान करने हेतु। लेकिन ऐसा दोस्तों कॉन्सेप्ट किस काम का जो आपको समझ में ही ना आए? देखिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, एक सर्किट बनाते हैं। ये एक एम्पलीफायर का सर्किट है ना? ये क्या है? एम्पलीफायर का सर्किट है। ये इसका देखिए, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इसमें जो हमें कनेक्ट करना है ना, उस चीज को आप देखिएगा दोस्तों। यहां पर एक लगा होता है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, और इसी के साथ में यहां पर भी एक प्रतिरोध कनेक्ट होती है, और यहां पर प्रतिरोध है ये R1, और यहां पर भी एक प्रतिरोध है, इसको हम नाम दे देते हैं R2, और यहां से इसको ग्राउंडिंग कर देंगे, है ना। और यहां से हम एक कैपेसिटर लगा देंगे, और यहां से लोड रेजिस्टेंस एक कनेक्ट होता है, और बस यहीं से हमें आउटपुट मिलता है। यहां से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो आउटपुट सिग्नल हमें कैसे कैसे प्राप्त होगा उसको भी आप देखते रहिएगा। यहीं से हमने मान लीजिए दोस्तों एसी सिग्नल दिया हमने, है क्या दिया? एसी सिग्नल। अब बस बिल्कुल दोस्तों डायग्राम कंप्लीट है, समझने की बारी है। ये है RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस, और ये है दोस्तों RE एमीटर रेजिस्टेंस, और R1 R2 ये भी है ना। ये है
कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ पर है आप इनपुट सिग्नल देंगे इस कैपेसिटर को, यानी कि बेस वाला टर्मिनल कलेक्टर है, एमीटर है ये, और ये है आपका कलेक्टर। देखिए दोस्तों, जैसे आप इसको सिग्नल देंगे, इसको आपने क्या दिया, सिग्नल दिया। कौन सा सिग्नल दिया दोस्तों, कमजोर सिग्नल। कैसा दिया आपने सिग्नल, कमजोर सिग्नल दिया। इस कमजोर सिग्नल को ये जो प्रवर्धक है ना, ये क्या करेगा दोस्तों, एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा। तो बढ़ाने के बाद हमें आउटपुट इस एमीटर वाले टर्मिनल से मिलता है, लेकिन एमीटर वाले टर्मिनल में जो एमीटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक है, जिसके कारण जो एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल है ना, इस सिग्नल को ये ड्रॉप करा सकती है। लेकिन आउटपुट में हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों, लेकिन आउटपुट भी तो इसी टर्मिनल से मिल रहा है हमें। तो ऐसा हम एक जुगाड़ बनाते हैं कि यहां पर दोस्तों एक सर्किट लगा देते हैं, एक सर्किट लगाते हैं जिसको हमें बाईपास सर्किट, उपमार्गी का मतलब होता है बाईपास, उत्सर्जक का मतलब होता है एमीटर, कैपेसिटर का मतलब होता है संग्राहक। यानी कि यहां पर हमने दोस्तों एक सर्किट लगा दिया, बाईपास सर्किट, जिसको हम उत्सर्जक, कैपेसिटर, बाईपास सर्किट कहते हैं। अब जो भी सिग्नल हमें दोस्तों यहां मिल रहा है, उस सिग्नल को हम अब इधर ट्रांसफर करेंगे, इस रास्ते से हम लाएंगे और इधर से फिर हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। पहले अगर ये सर्किट नहीं लगा था तब तक दोस्तों इसके द्वारा आउटपुट आ रही थी, और ये क्या है, रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये दोस्तों उस सिग्नल को ना ड्रॉप करा देती थी। इसीलिए हमने क्या किया, एक दोस्तों उत्सर्जक उपमार्गी कैपेसिटर लगा दिया, है ना। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगर मैं ऐसे ही बता के चला जाता तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फ्लैशबैक करिए और थोड़ा सा दोस्तों चीजों को समझते चलिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रवर्धित एसी सिग्नल, यानी कि यहां से लो सिग्नल भेजा गया था बेस वाले टर्मिनल से, और कलेक्टर वाले टर्मिनल से इस सिग्नल को हाई करके आउटपुट के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो प्रवर्धित एसी सिग्नल को निम्न प्रतिघाती पथ, यानी कि इसमें जो प्रतिघात है ना दोस्तों अधिक है, इसमें जो प्रतिघात है कम है, तो कम प्रतिघाती पथ प्रदान करने हेतु हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बाईपास सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है चीजें मक्खन की तरह क्लियर होती होंगी, है ना। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वाणिज्य ट्रांजिस्टर में करंट एम्पलीफाई फैक्टर अल्फा करंट प्रवर्धन गुणक का मान कितना होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर अल्फा वर्ड नहीं लिखा होता ना तो इस क्वेश्चन का आंसर डिफाइन करने में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो ये अल्फा वर्ड कैसे आसान बनाता है, आप दोस्तों चाहे वाणिज्य ट्रांजिस्टर को पढ़िए या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़िए, किसको, ऑपरेशनल एएमएफ को पढ़िए, एम्पलीफायर को। तो इसमें देखिए एक होता है कॉमन बेस, एक होती है दोस्तों कॉमन एमीटर। तो जो कॉमन बेस है दोस्तों इसको हम अल्फा से लिखते हैं, और अल्फा बराबर होती है कलेक्टर करंट और एमीटर करंट। ध्यान से सुनिएगा, जो एमीटर करंट है दोस्तों, एमीटर करंट हमेशा बड़ी होती है कलेक्टर करंट से। एमीटर करंट क्यों बड़ी होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें डोपिंग अधिक की जाती है, इसलिए इसकी जो एमीटर करंट का मान है बहुत अधिक होती है और कलेक्टर करंट का मान कम होता है। और जब भी दोस्तों छोटे संख्या को बड़ी संख्या से आप भाग देते हैं तो हमेशा दोस्तों मान कम प्राप्त होता है, 0.9 से लेकर के 0.99 तक प्राप्त होती है, यानी कि इकाई से कम। अल्फा का मान इकाई से कम प्राप्त होती है, यही दोस्तों इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी 0.9 से 0.99। देखिए 0.1 इसमें अगर और ऐड हो जाए तो इसका मान इकाई हो जाएगा, लेकिन इकाई के करीब प्राप्त होता है। जो अल्फा का मान है दोस्तों, कॉमन एमीटर में ही जो करंट चलता है ना उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और 0.9 से 0.99 के बीच इसका मान होता है। और इसी के साथ में देखिएगा जो हमें आउटपुट मिलता है दोस्तों, आउटपुट सिग्नल मिलती है कॉमन बेस से, तो हमेशा दोस्तों पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। कैसा सिग्नल मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। उसी के साथ में कॉमन एमीटर में देखिए क्या होता है, कॉमन एमीटर को हम बीटा से लिखते हैं, और बीटा बराबर होता है दोस्तों कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। देखिए जो बेस करंट है दोस्तों, बेस करंट हमेशा बेस करंट में लीकेज करंट चलती है, और जो कलेक्टर करंट है वो एमीटर करंट से छोटी तो होती है लेकिन बेस करंट से अधिक होती है। तो बेस करंट अधिक है और बेस करंट कम है और कलेक्टर करंट अधिक होती है। यह किस में होता है, कॉमन एमीटर में होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होती है, किस प्रकार की सिग्नल होती है दोस्तों, निगेटिव सिग्नल प्राप्त होती है।
कैसा सिग्नल प्राप्त होगा, निगेटिव सिग्नल। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आउटपुट सिग्नल कैसा प्राप्त होता है और इसमें आउटपुट सिग्नल कैसे प्राप्त होती है। दोनों चीजें दोस्तों आपके सामने खड़ी है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है और चीजों को समझते रहना है। बस उम्मीद है दोस्तों क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। किसी ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही जंक्शन प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है दोस्तों, उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन आपको भी ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि दोस्तों एक बीजेटी ट्रांजिस्टर है, कौन सी ट्रांजिस्टर है, बीजेटी ट्रांजिस्टर है। हमें कलेक्टर बेस जंक्शन के बारे में पूछा गया है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन जब दोस्तों एक्टिव मोड पर काम कर रही होती है, किस मोड पर, एक्टिव मोड पर काम कर रही होती है, तब आर का मान दोस्तों इसमें क्या होता है, अधिक होती है। जब दोस्तों ये कट ऑफ मोड पर काम करती है, किस मोड पर, कट ऑफ मोड पर काम करती है, फिर भी आर का मान अधिक होता है। लेकिन जब यही दोस्तों सैचुरेशन मोड पर काम कर रही होती है ना, उस समय आर का मान निम्न हो जाता है और रिवर्स इन्वर्टिंग मोड, रिवर्स इन्वर्टर मोड पर काम करती है, तब भी आर का मान कम होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए इसमें आर का मान अधिक क्यों होता है इन दोनों में, और इन दोनों में आर का मान अधिक नहीं होता, कम क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है ना ये फॉरवर्ड बायस में काम करती है, और जब जब भी फॉरवर्ड बायस में काम करेगी आर का मान बहुत कम होगा और रिवर्स में आर का मान अधिक होगी। तो जो आर है दोस्तों, आर का मान अधिक है, इस कंडीशन में ये सामान्य प्रचालन की तरह काम करती है। इसका प्रचालन कैसा होता है, सामान्य प्रचालन होता है। किस कंडीशन में, एक्टिव मोड में। और कट ऑफ मोड में इसका जो प्रचालन है दोस्तों वो ओपन स्विच की तरह होती है। कैसा होता है, ओपन स्विच की तरह कार्य करती है। और सैचुरेशन मोड में दोस्तों ये क्लोज स्विच की तरह काम करती है। कब, सैचुरेशन मोड में क्लोज स्विच की तरह काम करती है। तो आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है एक स्विच की तरह काम करती है, किस कंडीशन में, ओपन स्विच की तरह, और किस कंडीशन में क्लोज स्विच की तरह काम करती है। ये भी दोस्तों आपको भली भांति प्रकार से पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर की प्रकृति कैसी होती है। जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था ना, वो क्वेश्चन अब आपके सामने भी आ चुकी है। हाँ देखिएगा, किसी रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर का प्रवृत्ति कैसा होता है। इनपुट आउटपुट इंपीडेंस उच्च या इनपुट इंपीडेंस उच्च। तो देखिए हमें दोस्तों आउटपुट से ना कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है किससे, इनपुट से, और वो भी कैसा इनपुट इंपीडेंस होगा, उच्च इनपुट इंपीडेंस होगी। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, है ना, और आपको दोस्तों बेहद आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, बेहद आसान। देखिएगा ये कंप्लीट है दोस्तों, ये है आपका गेट वाला टर्मिनल और ये है आपकी सोर्स, है ना, ये क्या है, सोर्स, और ये है आपका ड्रेन वाला टर्मिनल। ये जो गेट वाली टर्मिनल है दोस्तों, ये किसका बना होता है, ये इंसुलेटर का बना होता है। किसका, इंसुलेटर का। और आपको पता है इंसुलेटर में दोस्तों आप चाहे कोई पल्स दें, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल दें या कोई पल्स सिग्नल दें, जा नहीं सकता वो, क्योंकि इंसुलेटर का है, इसलिए इसका इनपुट इंपीडेंस दोस्तों 10 की घात 9 ओम होगा। अगर आपको मान भी पूछ दें दोस्तों, तो मान आपके सामने खड़ी है 10 की घात 9 ओम। बाकी तो दोस्तों इनपुट इंपीडेंस उच्च होता है, ऐसा एक आपके पास फीडबैक तो पहुंच ही गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो। लेकिन इससे जुड़ी कुछ और तथ्य लिखेगा जो आपका आईजीबीटी है दोस्तों। आईजीबीटी के बारे में, ये क्या है आपका आईजीबीटी है। ये जो आईजीबीटी है दोस्तों, ये पीटीसी डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, आपने पढ़ रखा होगा कि जितने भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सब एनटीसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों ये पीटीसी डिवाइस है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको दोस्तों सिंक्रोनाइज करना ना पॉसिबल है। इसको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना पॉसिबल है। जो बीजेटी होता है ना उसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, जैसे ट्रांजिस्टर अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनाइज करते हैं और पावर के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको यूज कर लेते हैं, है ना। बस सिंक्रोनाइजिंग करना दोस्तों पॉसिबल है आईजीबीटी में, लेकिन बीजेटी में नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीजेटी में ये प्रोसेस नहीं हो सकती है। और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये कैसी डिवाइस है दोस्तों, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। और इसी के साथ में ये मेगा हर्ट्ज पर ऑपरेट होती है। ऑपरेशन कैसा होता है इसका,
ऑपरेशन दोस्तों मेगाहर्ट्ज पर होती है। और एक बात और, एसएमपीएस में इसका क्या होता है दोस्तों, यूज किया जाता है। यूज कहां पर होती है, एसएमपीएस में स्विच मोड पावर सप्लाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो दोबारा सुनिएगा दोस्तों, जो रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर है, इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। पूछे कितना होता है, 10⁹ ओम होती है। और इसी के साथ में इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, नोट करिएगा दोस्तों, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी का पूरा नाम होता है। और पीटीसी डिवाइस है ना, सिंक्रोनाइज करना पॉसिबल है इसको, और वोल्टेज कंट्रोल करती है ये, है ना, और मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होती है। एसएमपीएस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना डीप ना दोस्तों, इतना डीप आपको पढ़ने के लिए ना बहुत ही कम टीचर से मिलेगा, इसलिए आप बस ध्यान केंद्रित करके पढ़ते रहिए, है ना। बहुत कुछ दोस्तों ये ना, बिल्कुल दोस्तों, ये जीरो से आपको हाई लेवल तक पहुंचा देगी इस प्रकार की क्लासें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 132, दाब कर्षण प्रवर्धक में दोनों ट्रांजिस्टर किस वर्ग में संचालित होते हैं। ये दोस्तों किसकी बात कर रही है, ये बात हो रही है दोस्तों क्लास बी प्रकार के एम्पलीफायर में। सुनिएगा, जो क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर है ना, देखिए एम्पलीफायर दोस्तों चाहे कोई भी हो, उसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। और जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होती है ना, ये हमेशा दोस्तों फॉरवर्ड बायस में ऑन होती है, और रिवर्स बायस में क्या हो जाती है दोस्तों, ये ऑफ स्टेज पर होती है। किस स्टेज पर, ऑफ स्टेज पर। तो देखिए ऑफ स्टेज पर दोस्तों होती है और ऑन स्टेज पर होती है। ये कैसे कैसे काम करती है, इसको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए एक एम्पलीफायर है, उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप इस एम्पलीफायर को, ये प्रवर्धक है, इस प्रवर्धक को जैसे ही आप इनपुट सिग्नल देंगे, सबसे पहली बात दोस्तों कि प्रवर्धक को कभी भी इनपुट सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी देते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें ना एक बैटरी लगी होती है। जो प्रवर्धक है दोस्तों, ये अकेला कोई कंपोनेंट नहीं है, पूरा एक सिस्टम होता है। जैसे इन्वर्टर होती है, इन्वर्टर अपने आप में पूरा एक कंप्लीट सिस्टम है। इन्वर्टर देखिए बैटरी के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन हम सप्लाई बैटरी को नहीं देते, सप्लाई इन्वर्टर को देते हैं, वो भी एसी सप्लाई। तो किस उद्देश्य से देते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए। बस वही दोस्तों प्रवर्धक में भी हम सप्लाई देते हैं एसी का, लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो हमने एसी सप्लाई दिया, अब उस एसी सप्लाई में देखिए क्या होगा, एसी का 2 पल्स होता है, आपको पता होगा, है ना। ये 2 पल्स है, पहला है दोस्तों ये पॉजिटिव पल्स होगा और दूसरा निगेटिव पल्स होगा। जैसे ही दोस्तों 0 यह है 90 और यहाँ पर आएगा 180, 270 और 360 डिग्री। जब हम प्रवर्धक को एसी सप्लाई देते हैं और इस एसी सप्लाई का 0 से लेकर 180 अंश तक का जो पल्स है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल जब तक दोस्तों फॉरवर्ड बायस में रहेगी, तब तक आपका ट्रांजिस्टर ऑन स्टेज पर रहेगी और दोस्तों ये काम करेगी। ऐसा किसमें होता है, ऐसा दोस्तों क्लास बी प्रकार के एम्पलीफायर में होती है, क्लास बी प्रकार के एम्पलीफायर में होती है। और जैसे ये सिग्नल निगेटिव में चली जाएगी, ये तुरंत दोस्तों रिवर्स बायस में हो जाएगी और ये ऑफ स्टेज पर आ जाएगी। और ऑफ स्टेज पर आते ही ये दोस्तों क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। तो काम कब कब करती है, जब सिग्नल दोस्तों हाफ पॉजिटिव साइकिल फॉरवर्ड बायस में है, तभी ट्रांजिस्टर काम करती है, अन्यथा ये क्लोज रहती है। इसीलिए दोस्तों पहला दोस्तों निगेटिव सिग्नल पोजीशन, है ना, निगेटिव सिग्नल पोजीशन, और दूसरा शून्य प्रचालन अवस्था, शून्य प्रचालन अवस्था। इन दोनों अवस्था पर दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है ना, वो ऑफ स्टेज पर होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो रिवर्स बायस में होती है। और रिवर्स बायस में दोस्तों ये जो पावर है ना, पावर का दोस्तों बिल्कुल भी लॉस नहीं कराती है। और जब पावर का लॉस नहीं कराएगी दोस्तों, तो इसका दक्षता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसकी जो दक्षता होती है 78.5% इसकी दक्षता होती है ना। देख रहे हैं ना कितना डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन चीजों को सरल कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे। किसी डीबी ट्रांसफार्मर में कुंडलियां किस रूप में विभक्त होती है ना। तो डीबी का मतलब यहाँ किससे है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से है। इसमें कुंडलियां किस रूप में विभक्त होती है, देखिएगा दोस्तों, ये है आपकी एक वाइंडिंग, है ना, ये है वाइंडिंग और ये ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग है।
ये ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग है। यहां पर देखिए ये क्या है, कोर है। हमने इसको सप्लाई दिया, यहां से हमने इसको सप्लाई दिया V1 है ना, सप्लाई किया दिया दोस्तों हमने V1 सप्लाई दिया और इसमें वोल्टेज जनरेट हुआ E1, इस पे वोल्टेज जनरेट हुआ E2 फैराडे के नियम द्वारा। फैराडे के नियम द्वारा इसमें वोल्टेज जनरेट हो गया। हमने V1 सप्लाई दिया इसमें, तो विद्युतीय रूप से ये क्या हो गया दोस्तों, कनेक्ट है, लेकिन इसमें से कनेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में तो चीन की दीवार खड़ी है। तो चीन की दीवार जब तक खड़ी रहेगी दोस्तों, ये कैसे विद्युतीय रूप से कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए E1 यानी कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, PW है दोस्तों, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये कनेक्ट है। कनेक्ट है कैसे, विद्युतीय रूप से, है ना। लेकिन ये जो दोस्तों ये जो है ना सेकेंडरी वाइंडिंग SW जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, दोस्तों चुंबकीय रूप से क्या है, असंबद्ध। कैसा है, चुंबकीय रूप से चुंबकीय रूप से संबंध है। इसका संबंध कैसा है, चुंबकीय रूप से है, लेकिन विद्युतीय रूप से डिस्कनेक्ट है। कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि वैद्युतिक रूप से विभक्त है। दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो दोनों दोस्तों विद्युतीय रूप से क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन चुंबकीय रूप से क्या है, दोनों कपल्ड है चुंबकीय रूप से। इसीलिए तो दोनों में दोस्तों वोल्टेज जनरेट हो पा रहा है E1 और E2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युतीय रूप से विभक्त नहीं है एक वाइंडिंग, लेकिन हमें एक वाइंडिंग का नहीं देखना है, हमें दोनों वाइंडिंग को देखना है। तो दोनों वाइंडिंग में अगर समानता देखा जाए तो ये चुंबकीय रूप से तो कनेक्ट है, लेकिन विद्युतीय रूप से दोनों वाइंडिंग अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर के ऑयल टैंक के ऑयल विसंगत दोषों का जानकारी प्राप्त करने के लिए किस रिले को इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों बुकहोल्ज रिले है ना। कौन सी रिले होगी, ये बुकहोल्ज रिले होगी। और देखिए जो बुकहोल्ज रिले है दोस्तों, ये बहुत लेजी प्रकार का रिले है। इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है ना, जो इसका ऑपरेटिंग टाइम है वो दोस्तों बहुत ही ऑपरेटिंग टाइम कम है। 0.1 से लेकर के 0.2 सेकेंड क्या है इसका ऑपरेटिंग टाइम है। अब आप कहेंगे कि 0.1 से 0.2 कौन सा बहुत अधिक टाइम है, तो बहुत अधिक टाइम है। इसको दोस्तों माइक्रो सेकेंड में ऑपरेट होना चाहिए, लेकिन ये सेकेंड में ऑपरेट होता है। 0.1 से लेकर के 0.2 सेकेंड में क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। ये किस कंडीशन में ऑपरेट होती है दोस्तों, वाइंडिंग 2 कोर फॉल्ट है ना, वाइंडिंग 2 कोर फॉल्ट या फिर इंटरनल फॉल्ट। तो वाइंडिंग 2 कोर फॉल्ट या इंटरनल फॉल्ट जब भी आती है, ये बिल्कुल दोस्तों 0.1 से 0.2 सेकेंड में ये क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। फ्लैश रिले का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका दोस्तों है ना ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। कहां पर, ऑटोमोबाइल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जब भी दोस्तों आप बाइक चलाते हैं ना, या फिर आप कार ड्राइविंग करते हैं, जैसे आप सड़क पे कार ड्राइविंग कर रहे हैं, आगे ब्रेकर है या फिर कोई गाड़ी खड़ी है, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारने का मतलब अवरोध उत्पन्न करना है ना। और जो आपके गाड़ी यानी कि जो आपकी, मान लीजिए आप बाइक से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जो बाइक होती है ना, बाइक के पीछे दोस्तों आपके पीछे तरफ जो एक लाइट लगी होती है ना, जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं ना, वैसे ही वो लाइट जलती है। इसके पीछे का लॉजिक पता है आपको क्या होता है, यानी कि एक सर्किट ऐसा लगा हुआ आपके बाइक में, जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं ना, तो उस सर्किट को एक अवरोधक उत्पन्न होता है, और जितना ज्यादा अवरोधक उत्पन्न होगा ना, वैसे ही वो लाइट तुरंत ग्लो होती है, तुरंत जल जाती है ना। वहां पर एक रिले लगा होता है जिसको फ्लैश रिले कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लैचिंग रिले से क्या मतलब है, देखिए दोस्तों ये एक रिले है, मान लीजिए ये एक क्या है, रिले है ना, ये एक रिले आर है और यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है इस प्रकार से। इस रिले को हमने सप्लाई दिया 24 वोल्ट बैटरी से, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया हमने इसको, ताकि ये ऑपरेट हो जाए। और यहीं पर एक दोस्तों सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ताकि इसको कमांड भेजे ये। तो इसको आप समझिएगा बहुत आसानी से, ये दोस्तों लैचिंग रिले आपको समझ में आ जाएगी। सप्लाई मान लीजिए यहाँ तक आई, सप्लाई आते ही ये जो रिले है दोस्तों, ये लैचिंग रिले है, ये क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। लैचिंग रिले ऑपरेट हो जाएगी, और ऑपरेट होने के बाद पता है क्या करेगी दोस्तों, अगर सर्किट में कोई सा भी फॉल्ट आता है ना, उस फॉल्ट को वो डिडक्ट करेगी।
कैप्चर करेगी और कैप्चर करने के बाद एक कमांड भेजेगी इस सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर का जो भी काम होगा वो काम करेगी। लेकिन ये सप्लाई को होल्ड करके रखती है, आगे दोस्तों इस कॉइल तक जाने ही नहीं देती है। वही होता है लैचिंग रिले, वही होता है क्या, लैचिंग रिले। और फ्लोटलेस रिले का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका दोस्तों लिखेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका यूज किया जाता है, या फिर दोस्तों वाटर सप्लाई प्लांट, है ना, वाटर सप्लाई प्लांट। तो वाटर सप्लाई प्लांट जो होते हैं या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे कि ये समझिए वाटर रिफाइनरी प्लांट जो पानी को शुद्धिकरण करते हैं वो, या पानी का सप्लाई करते हैं, वहां पर दोस्तों हम इस फ्लोटलेस रिले का प्रयोग करते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। किस उद्देश्य से करते हैं, पानी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। इस क्लास का लास्ट दोस्तों क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग कहां कहां किया जाता है ना। विभव नियमन सुधारक और शक्ति गुणक सुधारक, इन दोनों में दोस्तों हम इसी का प्रयोग करते हैं। देखिए ये शक्ति सुधारक या शक्ति गुणक सुधारक या पावर फैक्टर को सुधारती कब है दोस्तों, सुनिएगा, जब इसको हम नो लोड पर ऑपरेट करते हैं। कब, नो लोड पर ऑपरेट, या फिर दोस्तों ओवर एक्साइटेशन। कब कब, नो लोड पर हो और एक्साइटेशन कैसा हो, फील्ड वाइंडिंग का ओवर एक्साइटेशन हो, तभी दोस्तों ये पावर फैक्टर सुधार सकती है। और बड़े मशीनों की पावर फैक्टर सुधारती है। इसके स्थान पर हम कैपेसिटर बैंक भी काम में ले सकते हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए। लेकिन जो कैपेसिटर बैंक है ना दोस्तों, वो पावर फैक्टर किसी इंडस्ट्रियल लाइन का पावर फैक्टर सुधारना है या फिर किसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर सुधारना है, तब हम कैपेसिटर बैंक को काम में लेते हैं। नहीं तो दोस्तों बड़ी जो मशीनें होती है ना, उसको उसका पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम दोस्तों इसी सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन भी इससे हम सुधार सकते हैं, और इसी के साथ में आउटपुट में दोस्तों हम मैकेनिकल एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा दोस्तों सिंगल पीस मोटर है जो कई सारे आउटपुट में हमें दोस्तों कई सारे प्रकार के आउटपुट हमें दे सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन सुधारना हो, पावर फैक्टर सुधारना हो, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन सुधारना हो, शक्ति गुणांक सुधारना हो, या फिर मैकेनिकल पावर प्राप्त करना हो, सारी दोस्तों ख्वाहिशें इसी से पूरी हो सकती हैं। अब दोस्तों बारी आ चुकी है इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, तो अब बिल्कुल भी देरी ना करें, निमी टेक्निकल क्लासेस दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास का ना टोटल एनालाइज आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। अब आपको दोस्तों बताना है ऑफलाइन कमेंट करके कि ये क्लास कैसा लगा। चलिए दोस्तों, बस इसी प्रकार से जीत हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जीत दोस्तों निश्चित हो जाती है जब कोई दोस्तों पूरे मन, दिल, तन, मन, धन से जब किसी चीज़ को आप जब चाहने लगते हैं ना, वो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, है ना। तो बस इसी प्रकार से दोस्तों बड़ों को सम्मान देते रहिएगा और छोटों को प्यार करते रहिए। बस इसी प्रकार से अपने लाइफ में सदैव सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए। चलिए कल फिर से मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।